आज हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल के एक नए सिद्धांत पार्सन्स के। अभी तक हमने रॉस के सिद्धांत पे बात कही है और इस सिद्धांत में आपको सामाजिक नियंत्रण के बारे में रॉस के जो विचार हैं उसको जानने का मौका मिला है। आज हम पार्सन्स के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत पे बात करते हैं। पार्सन्स के नाम से आप सभी परिचित होंगे। पार्सन्स एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बात आती है सामाजिक नियंत्रण की। सामाजिक नियंत्रण की जब बात करते हैं तो किसी भी समाज के लिए ये नियंत्रण अति आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण के अभाव में समाज में अखंडता, तमाम तरह की परेशानियां हो सकती है। अखंडता बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण अति आवश्यक है। लोग के गलत व्यवहारों को रोकने के लिए, उनको सही रास्ते में लाने के लिए सामाजिक नियंत्रण अति आवश्यक है। जब हम पार्सन्स की बात करते हैं तो पार्सन्स की किताब याद आती है द सोशल सिस्टम, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया है। उनका कहना है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए उन्होंने खासकर प्रयोग किया है साधन, उसका सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया। अब बात आती है उद्देश्य। व्यक्ति व समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना ताकि समाज का संगठन व अखंडता बनी रहे। मतलब समाज की अखंडता और संगठन को बनाने के लिए एक तरह से सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, यानी एक दूसरे से बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और इस प्रक्रिया में कुछ व्यवहार मान्य हो जाते हैं। जब वो किसी से रिएक्शन करता है, इंटरेक्शन करता है, लगातार इंटरेक्शन करता है, तो बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं कि जो मान्य हो जाते हैं और बहुत से व्यवहार ऐसे हैं जो मान्य नहीं होते। तो जो मान्य हो जाते हैं यही व्यवहार बाद में चलकर संस्थाओं का रूप ले लेते हैं। ये संस्था जो बनती है, जैसे कहीं पढ़ना है, कहीं पढ़ाना है, कहीं शिक्षा है, कहीं परीक्षा है, तो ये जो व्यवहार हैं ये संस्था का रूप ले लेते हैं। और यही संस्थाएं आगे चलकर समाज में विभिन्न क्रियाओं और संबंधों में को सुव्यवस्थित बनाती हैं। मतलब आगे चलकर सिस्टम को मेंटेन करने में, क्योंकि वो संस्था बन गए हैं तो उनके अनुसार लोग चलने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से सैंक्शन मिल जाती है। उन व्यवहारों को लोग करने लगते हैं। उन व्यवहारों को इसलिए करने लगता है कि लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लोग का कल्याण होता है, और इसी कारण से उन व्यवहारों को कंटिन्यूस करते चले आ रहे हैं जो संस्था के रूप में बन गए हैं। ये समाज में संतुलन बनाने में सहायक होती है, जिससे कि सोसाइटी में एक तरह से संतुलन बनता है और जो संघर्ष बनता है तो उसको टाल देती है। मतलब आपस में जो तनाव बनता है, संघर्ष बनता है, उस स्थिति को वो टाल देती हैं। किंतु जब इन संस्थाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारी संस्थाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है। जैसे हम अगर परिवार की बात करें तो परिवार में बहुत सारे कार्य अब दूसरी संस्थाओं ने ले लिए हैं। तो जब कभी ऐसा होता है, संस्था का प्रभाव कम होने लगता है, तो समाज में विघटन होता है। जैसे हमने परिवार की बात की तो संयुक्त परिवार का रूप जब ये देखा, संयुक्त परिवार में आपस में कई पीढ़ी के लोग एक साथ नहीं रह सकते, तो परिवार का रूप एकल परिवार में बदल गया। तो इस तरह से जो संस्थाएं हैं उनका प्रभाव कम होने लगता है, तो वो धीरे धीरे उनका प्रभाव घटने लगता है, तो उन संस्थाओं का रूप परिवर्तित होने लगता है। तो संस्थाएं इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के लिए दो तरह से कार्य करती हैं। एक तो संस्थाएं व्यक्ति को ये निर्देश देती हैं कि कौन सा कार्य किस समय किया जाना चाहिए। मतलब जो भी संस्था होगी ये बताएगी कि कौन सा कार्य किस समय करना है। ये एक तरह से समय निश्चित करती है, परिस्थिति निश्चित करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति को कार्य करना है। इसके अलावा संस्थाएं व्यक्ति को यह भी बताती है कि कौन सा कार्य पहले किया जाना है और कौन सा बाद में। मतलब दो बात इम्पॉर्टेंट है। पहली ये तो कौन सा कार्य पहले करना है, और उसके साथ साथ कौन सा कार्य पहले किया जाना है और कौन सा बाद में, साथ ही कौन सा कार्य किस समय किया जाना है। ये संस्थाएं बताती। एक तरह से इसकी वजह से लोगों को परेशानी भी नहीं होती और इसकी वजह से लोगों को सुविधा भी होती है और वो व्यक्ति उसी तरह से कार्य करते रहते हैं। अब पार्सन्स यहाँ पर आगे ये कहते हैं कि पार्सन्स के अनुसार संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का आधार है।
जो भी संस्थाएं हैं वो सामाजिक नियंत्रण का आधार है और संस्थाओं को प्रभावपूर्ण रखना सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। यानी सामाजिक नियंत्रण के जरिए जो संस्थाएं बनी उनको इफ़ेक्टिव रखने के लिए ये एक तरह से सामाजिक नियंत्रण का एक तरह से प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक नियंत्रण का जो आधारभूत साधन है संस्थागत रूप से संगठित सामाजिक व्यवस्था की अंतःक्रियाओं में ही पाए जाते हैं। जो सामाजिक नियंत्रण का जो आधारभूत साधन संस्थागत रूप से संगठित सामाजिक व्यवस्था की अंतःक्रियाओं में ही पाए जाते हैं। जब हम अंतःक्रिया करते हैं तो उससे जो आधारभूत साधन है उस संस्थागत रूप से संगठित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किंतु संस्थागत साधन नियंत्रण बनाने में सदैव सफल नहीं होते। जो संस्थागत साधन हो उनका प्रयोग जरूर किया जाता है सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए या कहा जाए सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए, लेकिन कई बार होता है जो साधन होते हैं संस्थागत वो एक तरह से नियंत्रण बनाने में सफल नहीं होते। अतः इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरी तरफ पार्सन्स ने धार्मिक संस्कारों एवं दैतिक संस्थाओं, अवरोधक, पृथक्करण, दंड, उत्पीड़न, विरोध और पुरस्कार इन का उल्लेख किया है। अवरोधन क्या है? अवरोधन के साधन, अवरोधन में मतलब अवरोधन के साधनों द्वारा शक्तिशाली समूहों को परस्पर संपर्क में आने से रोका जाता है। यानी अवरोधन के साधन द्वारा शक्तिशाली समूहों को परस्पर संपर्क में आने से रोका जाता है ताकि खुले रूप में संघर्ष पैदा न हो। मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत अधिक टेंशन से रोकने का काम अवरोधन करता है। अवरोधन द्वारा संघर्ष के अवसरों को टाला जाता है। यानी अवरोधन लगाकर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते वक्त बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं, लेकिन जब ये कोई बस्ती आने वाली होती, कोई चौराहा आने वाला था, तो उससे पहले स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाता है। वो जो स्पीड ब्रेकर लगाना है वो एक तरह से इसलिए कि ताकि आगे टकराहट ना हो, आगे एक्सीडेंट ना हो। तो इसी तरह से समाज में अवरोधन द्वारा जो संघर्ष है उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से पृथक्करण के द्वारा नियंत्रण करने के लिए संघर्षमय तत्वों को पहले से ही समाज में पृथक रखा जाता है। मतलब पृथक्करण का मतलब यहाँ पर ये है कि यह कहा जाए दो लड़ने भिड़ने वाले लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें किसी स्थान पर आपको लगता है कि दो लोग बहुत उनके बीच टेंशन है तो उनको एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं जेलों में दो भयंकर दुर्दांत आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं तो उनको शिफ्ट कर देते हैं दूर दूर जेल में, तो ताकि उनमें आपस में संघर्ष ना हो। एक तरह से पृथक्करण का काम यह होता है कि संघर्ष को रोकने का काम किया जाता है, तो ताकि समाज के जो सदस्य हैं समाज के अनुरूप व्यवहार करें और जिससे कि समाज का समाज संगठन में संतुलन बना रहे। इसके अतिरिक्त संस्थागत व्यवहारों के अनुरूप व्यवहार करने वालों को समाज पुरस्कार देता है। मतलब समाज में ये भी होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है ताकि विपरीत व्यवहार करने को दंड दिया जा सके। मतलब पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि सब लोग सही ढंग से काम करें और जो विपरीत व्यवहार करेगा उसको दंड दिया जा सकेगा। इसके साथ साथ समाज में विरोधी व्यवहार को 3 तरह से रोका जा सकता है, ऐसा पार्सन्स के हिसाब से कहा जाता है। कुछ साधन समाज विरोधी प्रवृत्तियों को अधिक बढ़ने से पहले कुचल देते हैं। मतलब कुछ साधन ऐसे होते हैं कि लोगों के व्यवहार विरोधी प्रवृत्तियाँ सामने ना आए, उनको अधिक बढ़ने से पहले रोक दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, चाहे हम कहें पुलिस के जरिए या किसी और के जरिए, यानी विरोधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, ताकि लोग विरोधी प्रवृत्तियाँ विपरीत व्यवहार ना करें। इसके अलावा समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से दूसरे व्यक्ति को बचाया जाता है। मतलब ये जो अपराधी हैं, भयंकर अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, दुर्दांत आतंकवादी हैं, उन व्यक्तियों के प्रभाव से दूसरे व्यक्तियों को रोकने का, यानी उनको दूर रखने का प्रयास किया जाता है। समाज ये कहता है भैया उनके पास ना जाओ, मतलब उनको अलग रखा जाता है। इसके अलावा द्वितीयक प्रतिरक्षा द्वारा समाज विरोधी प्रवृत्तियों के विपरीत प्रवृत्तियों को मोड़ दिया जाता है, विपरीत में मोड़ दिया जाता है ताकि वो
उस रास्ते पर आगे ना चलें, क्योंकि अगर उस रास्ते पर आगे चलेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए उनकी प्रवृत्तियों को रोककर विपरीत कर दिया जाता है। तो इस तरह से 3 तरीके से पार्सन साहब ने बताने का प्रयास किया है। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया विधि को 3 भागों में देखा जा सकता है। इसको उन्होंने 3 तरह से बताने का प्रयास किया है। पहली ये है स्वीकार मूलक नियंत्रण। स्वीकार मूलक नियंत्रण तो सीधे सीधे है कि व्यक्ति, इस नियंत्रण में व्यक्ति अपने आप आचरण से, अपने व्यवहार से स्वयं पर लागू करता है, और इसका प्रमुखतः धार्मिक आधार पर, धार्मिक मूल्यों के आधार पर, शिक्षा के द्वारा या संस्कार के जरिए एक तरह से खुद ही मोटिवेट होता है, खुद ही मतलब एक तरह से खुद ही नियंत्रण अपने आप में करता है कि गलत व्यवहारों को करने से बचे। दूसरा है निषेधात्मक नियंत्रण। निषेधात्मक नियंत्रण जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति पर बाहर से लागू किया जाता है। इसमें हम कहते हैं कानून की बात आती है, पुलिस की बात आती है, फौज की बात आती है, यानी बाहर से प्रेशराइज करके लोगों को अच्छे व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है ताकि व्यक्ति गलत व्यवहार न करे। तीसरे सुधारमूलक नियंत्रण। विपरीत व्यवहार करने वालों को सुधार कर, मतलब जो विपरीत व्यवहार करते हैं उनको सुधार कर पुनः सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप एक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह से 3 तरीके से हम देखते हैं, स्वीकारमूलक, निषेधात्मक और सुधारमूलक, यानी स्वीकारमूलक, सुधारमूलक और निषेधात्मक। पहला एक तरह से अपने आप, यानी स्वीकारमूलक की बात अपने आप नियंत्रित किया जाता है। दूसरे में पुलिस के जरिए, फौज के जरिए, कानून के जरिए, और तीसरे में एक तरह से सुधार करके उसको सकारात्मक ट्रेनिंग देकर उसको सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तैयार किया जाता है। इस तरह से पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत में अपने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए उसमें उन्होंने एक तरह से साधन को लेकर बात कही, एक तरह से उद्देश्य को लेकर बात कही और प्रक्रिया के बारे में बात कही। अर्थात सामाजिक नियंत्रण का अंतिम उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करना है, सामाजिक व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तैयार करना है। इस तरह से पार्सन्स साहब ने अपने सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत में ये बताया। आगे और बात करें।